नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत के राजनीति में आने की संभावनाओं को लेकर भी अब बिहार के सियासी गलियारों में आकलन किया जाने लगा है। इसके नफे नुकसान के मायने भी तलाशे जाने लगे हैं और इस संभावना पर सत्ताधारी एनडीए के घटक दलों का स्वर भी सकारात्मक ही सुनाई पड़ रहा है। यानी जितने घटक दल हैं अभी तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं दिखाई दे रही है, इंक्लूडिंग बीजेपी। विपक्ष की ओर से इस पर प्रतिक्रिया आने भी लगी है। हालांकि इस खबर का कोई आधिकारिक ऐलान अभी तक किया नहीं गया है। लगातार इसकी चर्चा सियासी गलियारे में हो रही है और इसीलिए कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए इस पर आकलन की भी तैयारी है। और इसीलिए अब एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ऐसा निकट भविष्य में हो रहा हो तो किस तरह का सियासी समीकरण पूरे बिहार में बनता दिखाई देगा। हालांकि ये सिर्फ कयास के आधार पर नहीं, कुछ इसी तरीके की संभावनाओं की चर्चा होने लगी है। हालांकि इस तरह की परिस्थिति के लिए भोजपुरी में कहावत भी है और ये पूरा प्रकरण उससे मेल भी खाता है। कहा जाता है, गाछे कटहल ओठे तेल। वैसे नीतीश और निशांत ने खुद अब तक के इस स्थिति पर, इस तरह के फैसले पर कुछ कहा नहीं है अपनी जुबान से। निशांत की राजनीति में आने की चर्चा पहले भी कभी कभार होती तो रही, पर उनकी ओर से या उनके पिता नीतीश कुमार की ओर से अभी तक कोई भी संकेत ऐसे दिए नहीं गए हैं साफ तौर पर, यानी जाहिराना तौर पर। और इसी महीने 17 तारीख को नीतीश कुमार ने अपने पिता की जयंती मनाई। कार्यक्रम में निशांत भी शामिल हुए, उनके बेटे, और उसी वक्त उन्होंने मीडिया के जरिए अपने पिता के लिए विधानसभा चुनाव में लोगों से वोट करने की भी अपील कर दी। और उसके बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे कि निशांत की क्या राजनीति में एंट्री होने वाली है, वे नीतीश कुमार के सियासी उत्तराधिकारी बनेंगे। हालांकि उनकी कोई प्रतिक्रिया इस पर अभी तक नहीं आई है। अभी तक ना तो निशांत ने इस बाबत कोई संकेत दिए हैं और ना ही नीतीश कुमार ने सीधे सीधे कुछ कहा है। लेकिन निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर के संशय इसलिए भी पैदा हो रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति में वंशवाद के कट्टर विरोधी रहे। राजनीति में वंशवाद को बढ़ावा देने के लिए नीतीश कुमार आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव का विरोध भी करते रहे हैं। नीतीश समाजवादियों के ओर से इस विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात करते रहे और ऐसे लोगों में वो शुमार रहे हैं जो वंशवाद की मुखालफत करते रहे, जो ये मानते रहे कि रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं होगा। जिस कर्पूरी ठाकुर को नीतीश कुमार अपना आदर्श मानते रहे हैं, वे अक्सर अपने संबोधन में इसका जिक्र भी करते रहे। खैर, चर्चाओं के बारे में एक बड़ी तर्कसंगत उक्ति भी है कि धुआं उठता है तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं चिंगारी जरूर है, और राजनीति में भी ऐसा ही माना जाता है। वैसे नीतीश ने अब तक की एक लंबी सियासी पारी खेल ली है। 1975 की इमरजेंसी से पहले 1974 में हुए राष्ट्रव्यापी छात्र आंदोलन से बिहार में एक नई दिशा में वो आगे बढ़ते दिखिए, और कुछ नामचीन राजनीतिक भी इस दौरान निकले जिसमें नीतीश कुमार का नाम शामिल है। 1977 से उन्होंने संसदीय राजनीति में एंट्री कर ली और यहाँ से उनकी शुरुआत की कोशिश देखी जा सकती है। हालांकि शुरुआत में उन्हें नाकामयाबी भी मिली। विधानसभा की शुरुआत में वो सदस्य बने, फिर लोकसभा पहुंचे, केंद्र में मंत्री बने। 2005 से बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के शासन की विफलताएं भी वो गिनाते रहे और नीतीश ने राजनीति में एक अलग मकाम बिहार में खास तौर पर हासिल किया। आश्चर्य की बात यह है कि बीजेपी के साथ रहकर भी उन्होंने उनकी नीतियों की बजाय अपनी विचारधारा को ही तवज्जो दी है। नीतीश ने केंद्र की बजाय बिहार की राजनीति की राह पकड़ी, 2005 में चुनी और फिर इसके बाद से लगातार वो काबिज रहे बिहार की सियासत की धुरी के तौर पर। अब तक उनका सारा ध्यान बिहार पर ही रहा। लालू राबड़ी राज में खस्ताहाल हो चुकी सड़कें, बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के मामले में भी नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा होती रही है। इसका दावा खुद उनकी ओर से भी किया गया। लंबे समय तक सीएम रहने वाले ज्योति बासु, नवीन पटनायक जैसी कुछ और शख्सियतें रही और
नीतीश कुमार की गिनती भी अब ऐसे ही नेताओं में होने लगी है जो मुख्यमंत्री पद पर एक लंबे अरसे से काबिज हैं। लगातार 19 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उधर उनके बेटे के लिए जो चर्चा हो रही है कि अगर निशांत आए तो क्या ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल भी है। बहरहाल आप ये मान लीजिए कि तमाम किंतु परंतु के बावजूद निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो ये उनके लिए आगे कैसा रहेगा, ये उनकी शुरुआत का मौका हो सकता है। और इसीलिए नीतीश कुमार को कुछ सकारात्मक मूलक यानी कि पॉजिटिव स्टेप्स लेने होंगे। नीतीश अगर जेडीयू को निशांत के मुद्दे पर अपने साथ इंटैक्ट रख पाए, जोड़ करके रख पाए, कोई विरोध का स्वर नहीं उठा, तो ये उनके बेटे के लिए बहुत अच्छी शुरुआत माना जा सकता है। और इसके लिए नीतीश कुमार को मौजूदा कार्यक्रम में ही चुनाव घोषणा से बिल्कुल अब 6 महीने पहले निशांत को गद्दी सौंपनी होगी। जाहिर बात है तब निशांत और नीतीश ही चुनाव का नेतृत्व करते दिखाई देंगे। कामयाबी मिल गई तो निशांत की वास्तविक ओपनिंग दमदार मानी जा सकती है और इसीलिए उन्हें नीतीश कुमार के लिए कामों का भी एक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो एक कामयाब वोट बैंक के रूप में उनके साथ दिखाई देगा, जो उनके काम की तारीफ करते रहे और इसका लाभ मिलेगा। सहानुभूति का भी लाभ मिल सकता है। नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है तो निशांत वोट बटोरने वाले ऐसे में साबित हो सकते हैं अगर इस मौके पर उनकी एंट्री होती है। भारत में ऐसे भी भावनाओं को भुना करके ही चुनाव लड़ा जाता है। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, भावनात्मकता का लाभ मिला। राजीव गांधी चुनाव में इसे देख भी पाए, उन्होंने लोकसभा में 400 से ज़्यादा सीटें हासिल कर ली। एक रिकॉर्ड तब ये बना था और अभी तक ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है। बीजेपी की लाख कोशिशों के बावजूद, नरेंद्र मोदी जैसे एक बड़े चेहरे के बावजूद अधिकतम 303 सीटों तक पहुंच पाई। सहानुभूति रखने वाले भारतीय वोटर भावनाओं में बह करके अतीत को भुलाने के भी आदी माने जाते हैं और ये बात नीतीश कुमार भी कहते रहे हैं कि वोटर किसी बात को ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रख पाता और शायद यही वजह है कि उन्होंने एनडीए के नेताओं से भी कहा था कि लालू राबड़ी के जंगल राज के बारे में नई पीढ़ी को बताने की ज़रूरत नहीं है। 25 साल तक के वोटरों को तो लालू राबड़ी शासनकाल की गड़बड़ियां पता ही नहीं होंगी और नीतीश के राजनीति से संन्यास लेने और फिर निशांत के राजनीति में आने पर सहानुभूति का लाभ भी उन्हें मिल सकता है और इसीलिए निशांत पर दांव लगाने का ये शायद एक बेहतरीन मौका हो सकता है और शायद पार्टी ये दांव लगा भी ले। ऐसे में निशांत क्या जेडीयू को संभाल पाएंगे, ये सवाल तो है ही। निशांत को अगर नीतीश कुमार विरासत सौंपते हैं तो यकीनन बीजेपी को यह अच्छा नहीं लगेगा और इसीलिए कि बीजेपी इसी मौके का अभी तक इंतज़ार भी करती रही है। और अगर अमित शाह या दिलीप तावड़े ये कहते हैं कि अगर सीएम कौन बनेगा इस बारे में अभी तक के कोई फैसला नहीं हुआ है तो फिर उसके पीछे की भी वजह यही मानी जा सकती है। बीजेपी ने सहयोग दिया नीतीश को, अब तक के सीएम बना रखा है और उनकी गैर हाजिरी में बीजेपी का अपनी बारी का दावा मजबूत हो जाएगा। बीजेपी से ज़्यादा संकट तो जेडीयू के भीतर दिखाई देगा ऐसी परिस्थिति में, जहां नीतीश कुमार के कमज़ोर पड़ते ही खेमा बढ़ता दिखाई देगा, टूटता दिखाई दे सकता है। कुछ बड़े नेताओं के नाम भी जेडीयू में, संजय झा, लल्लन सिंह, विजय चौधरी और अशोक चौधरी जैसे जेडीयू में कई और ऐसे नेता हैं जिन्हें नीतीश के बाद अब अपनी बारी का भी इंतज़ार है और समय समय पर इसकी झलक बिहार की सियासत में देखने भी मिली है। ऐसे लोगों की सहमति और सहयोग निशांत के लिए आसान नहीं दिखाई दे रहे। उधर बीजेपी ने कोई दांव खेला तो फिर स्थिति बनते बनते बिहार में बिगड़ भी सकती है, यानी जेडीयू में ही टूट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी निशांत पर भी अगर राजी हो गई तो बीजेपी को विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल में नीतीश कुमार के किसी भी प्रयोग से आपत्ति नहीं हो सकती और इसीलिए उसे बिहार में जेडीयू जैसा एक सहयोगी शख्स हमेशा से ज़रूरत का महसूस होगा। जेडीयू में भी नीतीश कुमार जैसे व्यक्तित्व की मौजूदगी है। नीतीश की गैर मौजूदगी में निशांत इसकी भरपाई कर सकते हैं। बीजेपी कोई कारनामा
करना भी चाहे तो इसके लिए वो विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार आखिर करेगी। हाँ, ये जरूर है कि पिछली बार जैसे नतीजे इस बार भी आए तो बीजेपी सीएम पद पर दावेदारी से अब पीछे नहीं हटेगी। और ये सब तब होगा जबकि नीतीश अपने बेटे निशांत की एंट्री राजनीति में करवाएं और निशांत इसके लिए राजी भी हो जाएं। तो जिसके संकेत दिखाई दे रहे हैं, देखना यह है आधिकारिक तौर पर किस तरह का ऐलान होता है और बिहार का सियासी समीकरण कैसे बनता है। आपकी इस पर क्या है राय, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।